भारत माता की, भारत माता की। और जो लोग चित्र के पीछे अपना नाम पता लिखा होगा, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद की चिट्ठी जरूर आएगी। मैं भाषण शुरू करने से पहले यहां के मेरे सारे जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवार से आग्रह करता हूं वे जरा आगे खड़े हो जाए। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो आगे खड़े हो जाए। मैं 1-2 मिनट उनको मिलके आता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जय मां दुर्गा, जय मां दक्षिणेश्वर काली। केमन आछेन। साथियों, 1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है।
मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए। आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों, इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं। मैं दो गुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं। साथियों, बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में
मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं, भांति भांति की तस्वीरें मिली हैं कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। मैं रैलियां और रोड शो के बाद जब भी पहला मौका मिलता है, रात में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, बहुत तसल्ली से उन चित्रों को देखता हूं और चित्रों के पीछे जो छोटे छोटे कलाकारों के भाव हैं, उसे महसूस करने की कोशिश करता हूं। आपके संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़ता हूं। कहीं पर आपके दर्द भी होते हैं, कहीं पर आपकी मेरे लिए दुआ भी होती है, और बाद में मैं अपना जवाब भी लिखवाता हूं। और ये प्रक्रिया जब से चुनाव शुरू हुए तब से चल रही है। बंगाल की जनता जनार्दन का इतना असीम प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, मैं उनकी आंखों में देखता हूं, चेहरे पर जो भाव देखता हूं, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। कई बार जब वो मुझे देखकर रो पड़ते हैं, तो मुझे भी अपनी भावनाएं नियंत्रित करने में बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन जब मैं रैली स्थल या रोड शो से वापस आता हूं, तो बहुत देर तक आपकी आवाज गूंजती रहती है। आपके चेहरे मेरी नजर के सामने से हटते नहीं है। साथियों, मैं कल की ही बात करूं, कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा, एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी, और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता हूं, उसके विश्वास का मैं आदर करता हूं, और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। उस बहन का आशीर्वाद और आप जैसी करोड़ों बहनों का आशीर्वाद मुझ पर सदा सर्वदा बना रहेगा। साथियों, बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे
पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। साथियों, भारत की प्रगति, संस्कृति और आजादी में बंगाल की संतानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहां से कुछ ही दूरी पर ऋषि बंकिम जी का घर है। ये कितना बड़ा संयोग है जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तभी बंगाल भी
एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, शस्य श्यामलाम को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। साथियों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है। लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है, गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की। लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। साथियों, जो अपने काम का रिपोर्ट नहीं बता सकते, क्या उनको मौका देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए? क्या जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर
से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था। ऐसी खबरें आज बैरकपुर का, बंगाल का दुर्भाग्य बन चुकी है। यहां जूट मिले, पेपर मिले, कपड़ा उद्योग, एक के बाद एक ये सब बंद हो रहे हैं। बीते